15 साल बाद मैं बेटे की शादी में शिरकत करने के लिए पाकिस्तान आया था। धूमधाम से बेटे की शादी हुई, मगर अगले ही दिन जब बहू को गौर से देखा तो मेरी आंखों के गिर्द अंधेरा छा गया। मैंने दीवार का सहारा लेकर खुद को गिरने से बचाया, क्योंकि ये लड़की कोई और नहीं बल्कि ये वही लड़की थी जो मेरी दुकान में आई थी। और मकाफाते अमल के बारे में मैंने हमेशा से सुना था, पढ़ा था, मगर ये कभी नहीं सोचा था कि मेरे साथ भी कुछ ऐसा होगा। जिस पछतावे से और जिस एहसास जुर्म से बचने के लिए मैंने 7 समंदर पार कर लिए थे। मैंने अपना घर छोड़ दिया था, महल्ला छोड़ दिया था, वो मुल्क छोड़ दिया था, मगर इसने मुझे नहीं छोड़ा। वो मेरे पीछे पीछे ही था, बल्कि यूं महसूस हो रहा था कि वो मेरे पाँवों के साथ बंधा हुआ है। जिधर मैं जा रहा हूँ वहीं वो आ रहा है। ये कहानी मेरी जिंदगी के एक ऐसे गुनाह की कहानी है जिसमें लाख कोशिश के बावजूद मैं भूल नहीं सकता। मेरा नाम अजहर फारूक है और मैं आरिफ वाला शहर का रहने वाला हूँ। मैं अपने वालिदैन का इकलौता बेटा था। मुझसे बड़ी मेरी 3 बहनें थी और तीनों ही शादीशुदा थी। मेरे अब्बा का महल्ले में अपना ही एक जनरल स्टोर था जो कि अच्छा खासा चलता था, क्योंकि दूर दूर तक और कोई भी दुकान मौजूद नहीं थी। लिहाजा आसपास के तमाम लोग अब्बा के स्टोर से ही खरीदारी करने के लिए आते थे। हर वक्त एक रश लगा रहता था और यूं हमारी रोजी रोटी का अच्छा जरिया बना हुआ था। मैंने मैट्रिक के बाद तालीम को खैराबाद कह दिया था, क्योंकि मुझे पढ़ाई लिखाई में कुछ ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। बचपन से ही स्कूल से वापस आने के बाद अब्बा के साथ इनके स्टोर पर बैठने लगा और ये सिलसिला मुझे इतना उम्दा लगा कि अब मेरा दिल पढ़ाई लिखाई में कम और अब्बा के स्टोर पर ज्यादा लगता। अब्बा ने भी स्टोर पर बस एक लड़का ही अपनी मदद के लिए रखा हुआ था, लिहाजा इन्हें भी स्टोर पर मेरी मौजूदगी से काफी तसल्ली रहती। और फिर आहिस्ता आहिस्ता मैट्रिक करने के बाद मैं अब्बा के स्टोर पर ही बैठना शुरू कर दिया। गुजरते वक्त के साथ साथ मैं भी कारोबार के हुनर सीख रहा था और अब्बा की तरह ही अब ताक में होता जा रहा था। और इस तरक्की पर अब्बा बड़े खुश थे, क्योंकि वो देख रहे थे कि मैंने इनकी जगह स्टोर संभालना शुरू कर दिया है। इनका इकलौता बेटा हूँ, इनका बाजू बन रहा था और मेरे माँ बाप ये देखकर खुश थे। वक्त का पहिया यूं ही गुजरता रहा और मैंने जवानी की दहलीज पर कदम रखा तो मेरे माँ बाप ने मेरी शादी भी कर दी। मेरी शादी अपनी ही फुप्पोजाद मारिया से हुई थी। मारिया बहुत अच्छी और मुखलिस तबीयत की मालिक थी। वो एक अच्छी हमसफर साबित हो रही थी। शादी के बाद अल्लाह ताला ने एक बेटे की नेमत से भी नवाज दिया था। वक्त गुजरता जा रहा था। मेरा बेटा 5 साल का था जब मारिया दोबारा उम्मीद से हुई और यही वो वक्त था जो मेरी जिंदगी में आजमाइश बनकर आ रहा था और मैं इस बात से बेखबर था। मारिया उम्मीद से थी। दिन रात इसकी तबीयत खराब रहती तो मेरी खाला ने एक रोज मुझे फोन करके कहा कि अजहर, तुम अगर इजाजत दो तो हम मारिया को 1-2 माह अपने पास ही रख लेते हैं। जब तबीयत कुछ जरा संभलेगी तो फिर तुम ले जाना। मुझे क्या एतराज हो सकता था, क्योंकि मारिया की बिगड़ती हालत मेरे सामने थी। हर वक्त वो मुंह सर लपेटे पड़ी रहती थी। इसके अंदर खाने का एक दाना नहीं टिकता था। जैसे ही खाना खाती फौरन क्या कर देती। शुरू के 2-3 माह वो ऐसे ही इसी तरह गुजारती थी और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसकी तबीयत संभल जाती थी। मैंने कहा चलो ठीक है, अपनी माँ के पास चली जाएं। इस तरह मारिया के लिए आसानी हो जाएगी, क्योंकि इस वक्त मेरा बेटा नुमान स्कूल जाने लगा था, मगर इसे नुमान की खाला ही संभालती थी और वहीं से वो स्कूल भी चला जाया करता था। लिहाजा मैं बेफिक्र था। मगर मारिया को अपनी माँ के घर गए हुए अभी 15-20 दिन गुजर चुके थे। तो एक दिन मैंने अपनी जिंदगी की वो सबसे बड़ी गलती कर दी। वो गलती जिसने मेरी तमाम उम्र पीछा किया, वो गलती जिसने मुझे चैन नहीं लेने दिया। मैं वो गलती कर तो चुका था, मगर अब मेरा दिल बुरी तरह हिचकोले खा रहा था। दिन का चैन बर्बाद हो चुका था और रात की नींद हराम हो चुकी थी। मुझे किसी पल का सुकून नहीं मिलता था। मैं रो रो कर अपने परवरदिगार से अपने गुनाह की माफी मांगता था। मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, किससे कहूं और कैसे अपनी इस गलती को, इस गुनाह को मिटाऊं। काश कि मैं वक्त को एक बार पीछे मोड़ सकूं और सब कुछ ठीक करूं, मगर अब सब कुछ ठीक नहीं हो सकता था। अब जो हो गया था वो लिखा जा चुका था और हो चुका था और उससे निपटाया नहीं जा सकता था। और फिर इस वाक़ये को भी काफी दिन गुजर गए थे। मारिया ने दूसरे बेटे को भी जन्म दे दिया, मगर मुझे चैन और सुकून नहीं मिल रहा था। बिला आखिर बहुत सोचने समझने के बाद मैंने ये मुल्क छोड़ने का
फैसला किया। इस वक्त मेरा एक दोस्त जो सऊदी अरब गया था, मैंने इससे राब्ता किया और कहा कि मैं भी वहाँ आना चाहता हूँ, मेरे लिए भी इंतजाम कर दो। अम्मा अब्बा ने बहुत समझाया, मारिया ने मेरी मिन्नतें की। बच्चे मेरी नजरों के सामने थे, मगर मैं अपने अंदर का क्या करता, इस खलिश का क्या करता, इस बेचैनी का क्या करता जो मुझे कहीं चैन नहीं लेने दे रही थी। मुझे इस परेशानी से निकलना था, मुझे इस बेसुकूनी से बाहर आना था। मैं कुछ भी करके इससे पीछे छुड़ाना चाहता था। लिहाजा मुझे वाहिद हल यही नजर आया कि मैं यहाँ से कहीं दूर चला जाऊँ। और फिर महज 3 माह के अंदर मेरी सऊदी अरब के कागजात मुकम्मल हो चुके थे। मेरे दोस्त ने पहले से वहाँ मेरे लिए नौकरी का इंतजाम भी कर रखा था और मैं अपने घर वालों के लाख मना करने के बावजूद सऊदी अरब चला गया। और फिर मैंने अपने घर को, अपने वतन को ऐसा छोड़ा कि दोबारा मैंने इसकी तरफ रुख ही नहीं किया। सऊदी अरब जाने के बाद 5 साल बाद जब अब्बा की वफात हुई तब मैं पाकिस्तान आया। मारिया खामोश रहने लगी। मैं जानता था कि इसे मुझसे ये गिला है, क्योंकि पाकिस्तान में हमें किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। फिर मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर, अपने बीवी बच्चों को अकेला छोड़कर सऊदी अरब जाकर बैठ गया। मगर मैं भी मजबूर था। मैं किसी को भी बताता कि मेरे दिलो दिमाग में तो आंधियां चल रही थी। खैर, अब्बा की वफात पर जब मैं पाकिस्तान गया तो बस 10 दिन वहाँ पर रुका और फिर वापस आ गया। फिर सऊदी अरब वापस आ गया। फिर 1 साल बाद अल्लाह ताला ने मुझे अपनी रहमत से नवाजा। बेटी की पैदाइश पर मैंने इसके लिए ढेरों चीजें, खिलौने और मारिया के लिए तहवाइफ लेकर पाकिस्तान आ गया। मगर अब की बार मैं सिर्फ 1 हफ्ते के लिए ही गया था। मेरा इरादा था कि अब की बार मैं जल्दी पाकिस्तान वापस नहीं जाऊंगा, क्योंकि जैसे ही मैं इस गली में, इस मोहल्ले में कदम रखता, मुझे वो सारे पिछले मंजर दोबारा याद आने लगते। मगर कुदरत को शायद कुछ और ही मंजूर था। अपनी बेटी की पैदाइश पर जब मैं गया तो वापस आने के 2 साल बाद ही अम्मा की वफात हो गई और मुझे दोबारा पाकिस्तान जाना पड़ा। अम्मा की वफात पर जब पाकिस्तान गया तो अब की बार मारिया ने पहली बार मुझसे कहा कि अजहर, अब तुम सऊदी अरब मत जाओ, अब तुम यहीं रुक जाओ। अब मैं तो अम्मी अब्बा भी मेरे पास नहीं रहे, मैं अकेले पड़ जाऊंगी। मैंने बच्चों की तरफ देखकर कहा, अरे मारिया, अकेले कहाँ हो तुम? माशाल्लाह 3 बच्चे हैं तुम्हारे पास। बेटा तो अब जवान हो चुका है। जवान बेटियों के होते हुए तुम्हें किस चीज का डर है? मेरे मुंह से ये बात सुनकर मारिया खामोश हो गई और दोबारा इसने मुझसे इस बारे में कोई बात नहीं की। मैं जानता था कि मारिया के दिल में क्या है, मगर मैं भी मजबूर था, बेबस था। मैं कुछ नहीं कर सकता था। फरार ही वाहिद रास्ता था। मैंने फरार इख्तियार किया हुआ था। और फिर एक बार मैं फिर से वापस सऊदी अरब आ गया और बहुत सा वक्त यूं ही गुजर गया। मेरे बच्चे जवान हो चुके थे। बड़े बेटे की तालीम मुकम्मल होने के बाद जब अच्छी जगह नौकरी लग चुकी थी, हत्ता कि मारिया ने इसका रिश्ता भी तय कर दिया। अब मारिया और नोमान मुसलसल ये इसरार कर रहे थे कि मैं पाकिस्तान वापस आऊँ और नोमान की शादी तय करूँ, जबकि मैंने इन दोनों को समझाया और कहा कि शादी तुम दोनों माँ बेटे मिलकर तय कर लो। तुम नुमान के दिन रख दो, मैं शादी पर ही आऊँगा और वादा करता हूँ कि ज़्यादा दिन के लिए आऊँगा। मारिया ने कहा, ठीक है। और यूँ वो अपनी बहन और बहनोई के साथ गई और नोमान की शादी भी तय कर दी गई। नोमान की शादी में 8 दिन कबल पाकिस्तान पहुँच गया। मैं बहुत खुश था। बेटे बाप के बराबर पहुँच चुके थे, बल्कि छोटे बेटे का कद तो मुझसे भी ज्यादा ऊंचा था। बेटी की तालीम भी आखिरी मराहिल में थी। और इसी तरह ये 8 दिन भी पर लगाकर उड़ गए और नोमान की शादी का दिन आ पहुंचा। हम दोनों मियाँ बीवी अजीजो कारिब के साथ गए और अपने बेटे की दुल्हन धूमधाम के साथ ब्याह कर अपने घर ले आए। अगले दिन शाम वलीमा था। नाश्ते की मेज पर हम नाश्ता करने के लिए बैठ चुके थे, तभी नोमान और इसकी बीवी भी कमरे में दाखिल हुए। इसकी बीवी ने शर्माते हुए हम सबको सलाम किया और नाश्ते के लिए वो दोनों मियाँ बीवी भी मेज पर बैठ गए। तब पहली बार मैंने अपनी बहू को मेकअप के बगैर देखा। इसके चेहरे को देखकर मैं कुछ चौंक सा गया। मेरे अंदर एक अनजाना सा खौफ ने सर उठाया। एक नजर मैंने इसके चेहरे पर डाली कि जल्दी से नजर झुका ली कि कहीं बहू ये ना समझे कि मैं इसे गौर से क्यों देख रहा हूँ। मारिया
मुस्कुराकर अपनी बहू से बातें कर रही थी और इसे बार बार मजीद खाने को कह रही थी। तभी नोमान की बीवी ने हाथ आगे बढ़ाया और मेज पर पड़ी हुई ब्रेड उठाई। जैसे ही इसने हाथ आगे बढ़ाया और मेरी नजर इसकी कलाई पर पड़ी तो मेरे अंदर जैसे एक क्षण के टूट गया। अब तो मुझे यकीन हो चुका था कि वही लड़की है, क्योंकि जब मैं पाकिस्तान आया था 8 या 9 दिन हो चुके थे। ना तो मैंने बहू का नाम पूछा था और ना ही इसके वालिद के घर का। मैं काम में इतने थे, मसरूफियत इतनी थी कि इस तरह छोटी मोटी बातों की तरफ मेरा ध्यान ही नहीं गया। मगर अब इसके हाथों पर ये निशान देखकर मेरे शक पर यकीन की मोहर लग चुकी थी। मेरे हाथ में पकड़ा हुआ चाय का कप लड़खड़ाने लगा। मैंने इसे फौरन मेज पर वापस रखा और अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया। मुझे मेज से उठता हुआ देखकर मारिया और नोमान दोनों चौंक गए। नोमान ने परेशान नजरों से मेरी तरफ देखा और कहने लगा, अप्पा आपने नाश्ता क्यों अधूरा छोड़ दिया? आपकी तबीयत तो ठीक है? मैंने कहा, हाँ, तुम परेशान मत हो, जरा कमरे में जा रहा हूँ, अभी दिल नहीं चाह रहा, मैं थोड़ी देर तक चाय पी लूंगा। मैं अपने कमरे की तरफ बढ़ गया और मारिया फौरन मेज से उठी और मेरे पीछे चली आई। जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ मारिया कहने लगी, खैरियत है अजहर? तबीयत तो ठीक है, अगर आप कहें डॉक्टर के पास चलते हैं। मैं हाँफता हुआ अपने बेड पर बैठ गया। मैंने कहा, नहीं, मेरी तबीयत ठीक है, बस पानी का एक गिलास ला दो। मारिया फौरन तेज कदमों से कमरे से बाहर निकली और कुछ ही देर में पानी का गिलास लेकर वापस आ गई। मैंने इससे पूछा, नोमान की बीवी का नाम क्या है? वो हैरान से मेरी तरफ देखते हुए बोली, इसका नाम शाजिया है। और मैंने कहा, इसके वालिद का कहती है वो ये वही है, आपके महल्लेदार असदुल्ला साहब की बेटी है शाजिया। मैंने एक लंबा सांस खींचा क्योंकि मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मेरा सांस घुट रहा है। मारिया ने एक बार फिर से मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहने लगी, आप ठीक तो हैं? एक तो आप जिद्दी बहुत हैं, कोई बात तो मानते नहीं। मैंने आपसे कहा भी है आप डॉक्टर के पास चलते हैं। मैंने कहा, नहीं, मैं ठीक हूँ, तुम कमरे में जाओ, कुछ देर आराम करना चाहता हूँ। मारिया के चेहरे पर शुष्कपन के आसार थे, मगर मेरे कहने पर वो कमरे से चली गई। इसके जाने के बाद मैंने लाइट बंद करके कमरे का दरवाजा भी बंद किया और अपनी जगह आकर लेट गया और मेरी आंखों के सामने माजी का वो मंजर चकराने लगा। वो शाजिया ही थी, असदुल्ला साहब की बेटी। इस वक्त मारिया दूसरी बार उम्मीद से थी और अपनी माँ के घर गई हुई थी और शाजिया शायद 5 साल की बच्ची थी जब वो मेरी दुकान पर आई थी। बहुत मासूम सी बच्ची थी और वो इस दोपहर में गली सुनसान थी। मैं दुकान पर अकेला था, इर्द गिर्द कोई नहीं था। तभी इस बच्ची की तरफ देखकर न जाने कब मेरा अंदर शैतान जागा। मुझे खबर ही नहीं कब शैतान इतना हावी हुआ। मैंने इस बच्ची की मासूमियत का फायदा उठाया और हालिया ये गुनाह कर चुकने के बाद फौरन ही एहसास जुर्म भी आ लिया। बच्ची को बहुत समझाया बुझाया, प्यार से इसे दुकान से बहुत सारी चीजें उठा कर दी और इसे कहा किसी को मत बताना, मैं तुम्हें रोज चीजें दे दिया करूंगा। रोज आकर मेरी दुकान से जो चीजें चाहिए ले जाया करो, मगर किसी को भी बताना मत। ये गंदा काम मैंने किया है। वो बच्ची तकलीफ में थी, रो रही थी, मगर चीज के लालच में वो बात मान चुकी थी। अपने आंसू साफ करते हुए वो घर चली गई। न जाने फिर आगे क्या हुआ। इसने अपने घर वालों को इस बारे में कुछ बताया या नहीं, मैं कुछ नहीं जानता, मगर फिर इस एहसास से जुर्म ने मुझे बुरी तरह जकड़ लिया और इससे पीछे छुड़ाने के लिए आखिरकार मैंने मुल्क छोड़ने का फैसला किया। न सिर्फ मुल्क छोड़ा बल्कि अम्मा अब्बा की वफात के बाद भी मैंने पुराने महल्ले से इस मकान को भी बेच दिया और इस महल्ले से कुछ दूर ही एक और अच्छा मकान फरोख्त हो रहा था, वो ले लिया। वजह सिर्फ यही थी कि वो दोबारा इस इस महल्ले में ना जाऊं और ना ही मुझे माजी का वो तल्ख लम्हा याद आए। मगर ये क्या, मेरा वो गुनाह, मेरी वो गलती तो मेरे पीछे ही थी। इसने तो मेरा पीछा नहीं छोड़ा था। वो मेरे घर आ चुकी थी, वो बच्ची मेरी बहू बन चुकी थी और मैं कुदरत के इस इंसाफ पर हैरान था। इधर दिन गुजर चुका था मगर मुझ में कमरे से बाहर निकलने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। बिला आखिर शाम को मारिया एक बार फिर से दरवाजे पर दस्तक
दे रही थी। बच्चे परेशान थे और मैं मजीद कमरे में बैठा रहा तो मजीद परेशान हो जाते, लिहाजा मैंने अपने दिल को मजबूत करते हुए कमरे से बाहर आ गया। वो बच्ची भी बाहर सबके साथ बैठी बातों में मगन थी। बातों बातों में इसने एक दो बार मुझे भी मुखातिब किया और मुझे ये जानकर एक सुकून सा महसूस हुआ कि शायद इसने मुझे नहीं पहचाना, क्योंकि इसकी आंखों में पहचान के कोई रमक मौजूद नहीं थी। इसके चेहरे पर मुझे देखकर कोई तासुरात नहीं बदले और मैंने इस पर भी खुदा का लाख शुक्र अदा किया। इसने मुझे पहचाना नहीं। खुदा ने कहीं तो मेरी इज्जत रख ली। अपनी इज्जत मैं खुद तो नहीं रख सकता, मगर खुदा ने इस मोड़ पर भी मेरी इज्जत रख ली कि इस बच्ची ने मुझे नहीं पहचाना। और फिर नोमान के वलीमे के एक हफ्ते बाद मैं वापसी सऊदी अरब जाने का फैसला किया। हालांकि मैंने इस बात से अभी तक किसी को आगाह नहीं किया था। अब की बार मैं जब पाकिस्तान वापस आया तो मेरा इरादा यही था कि अब मैं हमेशा के लिए पाकिस्तान रुकूंगा। मैं अपनी सऊदी अरब की नौकरी छोड़ दूंगा और यहाँ कोई कारोबार शुरू कर लूँगा। ये तो शुक्र है कि मैंने अपने घर वालों से इस बारे में भी अभी कोई जिक्र नहीं किया था, वरना मैं अब इनसे क्या कहता। खैर, मैंने एक हफ्ते बाद ही वापस सऊदी अरब जाने का फैसला किया था तो सब घर वाले हैरान थे। मारिया और बच्चे यही चाह रहे थे कि अब मैं पाकिस्तान में ही रुक जाऊं, मैं सऊदी अरब वापस ना जाऊं। मैंने एक बार फिर से अपने बीवी बच्चों को टाल दिया। हालांकि सच कहो तो दिल से अब मैं यहाँ रहना चाहता था। मैं वापस नहीं जाना चाहता था, मगर मैं अब इस बच्ची का सामना कैसे करूँगा, ये सोच कर मुझे खौफ महसूस हो रहा था। दिन रात ये बच्ची मेरी आंखों के सामने रहेगी तो मेरा चैन और सुकून तो एक बार फिर से बर्बाद हो जाएगा। मैंने अपने आप से नजरें कैसे मिलाऊंगा नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। इसके लिए तो बहुत ज़्यादा हिम्मत की ज़रूरत थी और इतनी हिम्मत तो मुझ में तब नहीं थी जब मैंने जवानी की दहलीज पर खड़ा था। और अब जब मैं बुढ़ापे की दहलीज पर कदम रख चुका हूँ तो मेरी रही सही हिम्मत भी जवाब दे चुकी थी। लिहाजा बेहतर यही था कि मैं फिर से वापस चला जाऊँ। शायद मेरी किस्मत में ये दूरी हमेशा के लिए लिख दी गई थी और मैं एक बार फिर वापस सऊदी अरब आ गया था। एक बार फिर से तन्हा हो गया था। वापस आने से पहले जब मैं अपने बीवी बच्चों से मिल रहा था तो मैंने नुमान को गले लगाया। तब मेरी आंखों में बेख्तियार आंसू छलके थे। ये सोच कर के मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि जो गलती मैं करूँगा इसका खमियाजा मेरे बेटे को भुगतना पड़ेगा। इसका मदावा मेरा बेटा करेगा। मगर कुदरत का इंसाफ भी खूब है और वाकई अब मैं कुरान की इस आयत को सोचता रहता हूँ जिसका तर्जुमा यूँ है, तुम्हारा रब भूलने वालों में नहीं है, बेशक मेरा रब भूलने वालों में नहीं है। नाजरीन, इस तरह की सबक आमोज़ और वाक़यात सुनने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।